स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हमने पहला चैप्टर पढ़ लिया है, सस्य विज्ञान, मृदा एवं बीज। आज हम तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे। कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे, जिस चैप्टर का नाम है सिंचाई। क्या है? सिंचाई। ये आपके 2 अंक का चैप्टर है और सबसे पहले इसमें अपन सिंचाई के बारे में पढ़ेंगे कि सिंचाई होती क्या है। अंग्रेजी में से इरिगेशन बोलते हैं, यानी पौधों की उचित वृद्धि और मृदा में पर्याप्त नमी बनाए रखने के लिए, यानी पौधों की उचित वृद्धि और मृदा में पर्याप्त नमी बनाए रखने के लिए जो कृत्रिम रूप से अपन जल देते हैं उसे क्या कहते हैं? सिंचाई कहते हैं। 2 बातों का ध्यान रखना है। कौन कौन से? एक तो पौधों की उचित वृद्धि प्लस मृदा में पर्याप्त नमी बनाए रखने के लिए, यानी इन दोनों कार्यों को कंप्लीट करने के लिए क्या किया जाता है? जो कृत्रिम रूप से जो जल दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? सिंचाई कहते हैं। पाठ का नाम डाल लो। अध्याय 3। सबसे पहला टॉपिक है, पाठ का नाम ही सिंचाई है। सिंचाई टॉपिक भी क्या है हमारा? सिंचाई। फिर से बता देता हूं, पौधों की उचित वृद्धि और मृदा में पर्याप्त नमी बनाए रखने के लिए जो कृत्रिम रूप से अपन जल देते हैं उसे ही क्या कहते हैं? सिंचाई कहते हैं। लिख लो इसकी डेफिनेशन। पौधों की उचित वृद्धि एवं मृदा में पर्याप्त नमी बनाए रखने के लिए कृत्रिम रूप से जल देने की क्रिया को सिंचाई कहते हैं। सिंचाई कहते हैं। क्लियर डेफिनेशन? यानी 2 चीजों का ध्यान रखना है, पौधे की उचित वृद्धि और मृदा में पर्याप्त नमी बनाए रखने के लिए। इन 2 चीजों के लिए जो कृत्रिम तौर से अपन जल देते हैं उसे ही क्या कहते हैं? सिंचाई कहते हैं। यदि बारिश हो जाए तो उसको सिंचाई नहीं कहेंगे, क्योंकि वो क्या है? प्राकृतिक रूप से पानी लगा है। कहाँ पे? खेतों में। जो कृत्रिम रूप से, जैसे अपन ट्यूबवेल के माध्यम से, कुओं के माध्यम से या फिर हैंडपंप वगैरह किसी के भी माध्यम से कृत्रिम रूप से अपन खेत में जल देंगे उसे क्या कहेंगे? सिंचाई कहते हैं। अब अगली आइडिया लेंगे सिंचाई के उद्देश्य। सिंचाई के उद्देश्य। सिंचाई के उद्देश्य। अब सिंचाई करने के उद्देश्य क्या क्या होते हैं?
अरे पहला उद्देश्य तो यही होएगा, दो उद्देश्य तो हमारे पास आ गए। पहला उद्देश्य तो ये होगा कि पौधों की उचित वृद्धि के लिए, उचित बढ़वार के लिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये हो जाएगा कि मृदा में पर्याप्त नमी बनाए रखने के लिए, 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट ये हो जाएगा कि जो फसल है उसको पाले से बचाने के लिए। चौथा पॉइंट ये होगा कि मृदा की जो ऊपरी सतह होती है उस पे क्या पाए जाते हैं, हानिकारक लवण पाए जाते हैं, उनके निछालन की क्रिया के लिए और लू वगैरह से फसल को बचाने के लिए। ये सारे क्या हैं, ऑब्जेक्टिव ही तो है। अरे सिंचाई के उद्देश्य यही तो हो सकते हैं। पहला उद्देश्य लिखो, पौधे की वृद्धि एवं मृदा में पर्याप्त नमी बनाए रखने के लिए, पर्याप्त नमी बनाए रखने के लिए। है ना, पहला पॉइंट ये हो गया कि पौधों की उचित वृद्धि और मृदा की पर्याप्त नमी बनाए रखने के लिए। दूसरा पॉइंट ये हो जाएगा फसल को पाले से बचाने के लिए। दूसरा उद्देश्य हो गया फसल को पाले से बचाने के लिए। तीसरा उद्देश्य हो जाएगा मृदा पर स्थित हानिकारक लवणों के मृदा पर स्थित हानिकारक लवणों के अपक्षालन की क्रिया के द्वारा, अपक्षालन के लवणों को अपक्षालन की क्रिया के द्वारा, अपक्षालन की क्रिया के द्वारा जड़ क्षेत्र से नीचे पहुंचाने के लिए, जड़ क्षेत्र से नीचे पहुंचाने के लिए। तीन पॉइंट हो गए। पहला पॉइंट ये हो गया पौधे की वृद्धि और मृदा में पर्याप्त नमी बनाए रखने के लिए। दूसरा फसल को पाले से बचाने के लिए और मृदा पर स्थित हानिकारक लवणों के निछालन के या अपक्षालन के द्वारा जड़ क्षेत्र से नीचे पहुंचाने के लिए। चौथा पॉइंट हो जाएगा कृषि क्रियाओं को अनुकूल बनाने के लिए, अनुकूल बनाने के लिए चार पॉइंट हो गए। अनुकूल का मतलब यह है कि जैसे अपन क्या नाम से खेत में जोत निकालेंगे तो पानी लगा के निकालेंगे, थोड़ी है कि सूखे खेत में निकलेंगे। यानी कहने का मतलब जो भी कृषि क्रिया करेंगे उनको अनुकूल बनाने के लिए सिंचाई की जाती है। जैसे अपन निराई गुड़ाई करेंगे उससे पहले पानी लगाते हैं ताकि आसानी से निराई गुड़ाई कर सके। पांचवा पॉइंट है फसल को सूखने से बचाने के लिए, फसल को सूखने से बचाने के लिए फसल को सूखने से बचाने के लिए एवं उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए, सुनिश्चित एवं उत्पादन सुनिश्चित
ये हो गए हमारे सिंचाई के उद्देश्य। 5 उद्देश्य हो गए। इन 5 उद्देश्य के लिए हमें क्या करनी पड़ती है? सिंचाई करनी पड़ती है। पहला उद्देश्य तो क्या हो गया? पौधे की वृद्धि और मृदा में पर्याप्त नमी बनाए रखने के लिए। दूसरा ये हो गया फसल को पाले से बचाने के लिए। तीसरा उद्देश्य ये हो गया कि मृदा की सतह पे जो हानिकारक लवण होते हैं उनकी अपक्षालन की क्रिया के द्वारा जड़ क्षेत्र से नीचे पहुंचाने के लिए। चौथा पॉइंट हो गया कृषि क्रियाओं को अनुकूल बनाने के लिए। और 5वां पॉइंट हो गया फसल को तेज धूप यानी फसल को सूखने से बचाने के लिए और उसके उत्पादन को सुनिश्चित करने के लिए क्या की जाती है? सिंचाई की जाती है। सिंचाई के बारे में पढ़ लिया और सिंचाई के उद्देश्य पढ़ लिए। अब पढ़ेंगे हम फसलों में सिंचाई कब करें, यानी अब फसल के अंदर जो सिंचाई करते हैं वो कब करें, किस आधार पे करें, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। हेडिंग डाल लो फसलों में सिंचाई कब करें। फसलों में सिंचाई कब करें, यानी किसके आधार पे हमें सिंचाई करनी है, कितना पानी देना है और कैसे देना है, किस स्थिति को प्लांट की किस स्थिति को देखकर पानी लगाना है कि इसे अब जल की रिक्वायरमेंट है। इसलिए पहला होगा पौधों के आधार पर। पहला पॉइंट डालू पौधों के आधार पर। अब पौधों के आधार पर क्या क्या चीज देखेंगे? एक तो पौधे की बाह्य स्थिति देखकर। अब बाह्य स्थिति कैसे देखेंगे? दोपहर के समय या प्रातःकाल 2-3 दिन तक अपन खेत में लगातार जाएंगे तो वहां पे हम अवलोकन करेंगे कि यदि पौधा मुरझाया हुआ दिखाई देता है तो हमें क्या लगाना है? पानी लगाना है। यानी पहला पॉइंट तो हो गया पौधे की बाह्य स्थिति में पत्तियां वगैरह तो मुरझाएंगी। अरे ये मुरझाई अपने को दिखाई देती है। यदि अपन खेत में रोजाना घूमने जाते हैं 2-3 दिन हो गए यार पत्ती मुरझा रही है तो उसमें पानी हमें लगाना है। इसलिए पहला पॉइंट लिख लो पौधे की बाह्य स्थिति को देखकर। पौधे की बाह्य स्थिति को देखकर। पौधे की बाह्य स्थिति को देखकर। बाह्य का मतलब होता है बाहरी, यानी उसकी पत्तियां वगैरह देखकर अपन सिंचाई कर सकते हैं। इसके बारे में देखो बेटा, प्रातःकाल एवं दोपहर के समय। प्रातःकाल एवं दोपहर के समय प्रातःकाल एवं दोपहर के समय खेत में जाकर दोपहर के समय खेत में जाकर यानी अपन खेत में जाएंगे, सुबह शाम खेत में जाएंगे, या तो सुबह चले जाओ या दोपहर में चले जाओ और अपन फसल का अवलोकन करेंगे। खेत में जाकर फसल का अवलोकन करना चाहिए। फसल का अवलोकन करना चाहिए। अवलोकन का मतलब होता है देखना। अवलोकन करना चाहिए। यदि प्रातःकाल के समय
प्रातः काल के समय 2-3 दिन लगातार फसल मुरझाई हुई दिखाई देती है, फसल मुरझाई हुई दिखाई देती है, मुरझाई हुई दिखाई दे तो फसल में सिंचाई कर देनी चाहिए, फसल में सिंचाई कर देनी चाहिए। सबसे पहले पॉइंट पढ़ा अपने पौधों के आधार पे, और पौधों के आधार में पहला पॉइंट क्या पढ़ा, पौधे की बाह्य स्थिति को देखकर। अब बाह्य स्थिति क्या करेंगे कि दोपहर के समय या शाम प्रातः काल के समय अपन खेत में जाएंगे, फसल उत्पादन का अवलोकन करेंगे, फसल को देखेंगे। यदि वो 2-3 दिन लगातार मुरझाई अपने को दिखाई देती है तो उस स्थिति में हमें फसल के अंदर सिंचाई कर देनी चाहिए। ये हो गया बाह्य स्थिति को देखकर। दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे पौधे में जल की मात्रा को मापकर। दूसरा पॉइंट क्या है, पौधों में जल की मात्रा को मापकर, यानी कहने का मतलब यही है कि पौधे की पत्तियों की अंदर जो स्थिति होती है उसके अंदर जल की मात्रा को मापकर, यानी कितनी ताजगी, और उसको मापकर क्या कर देनी चाहिए, हमें सिंचाई कर देनी चाहिए। लिखो पौधों की पत्तियों की स्थिति का मतलब ये होता है ताजगी। पौधे की पत्तियों की स्थिति एवं जल की मात्रा को मापकर, सिंचाई कर देनी चाहिए, सिंचाई कर देनी चाहिए। 2 पॉइंट हो गए, पौधे में जल की मात्रा को मापकर, यानी पौधे के अंदर जो स्थिति है, ताजगी है, और क्या नाम से उसके अंदर जो पत्तियों के अंदर जो जल है उसकी मात्रा को मापकर हमें क्या कर देनी चाहिए, सिंचाई कर देनी चाहिए। अब तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे पत्तियों का तापमान मापकर, पत्तियों का तापमान मापकर, यानी प्लांट के अंदर जो पत्तियां होती हैं, जब प्लांट के अंदर या पौधे के अंदर पानी की कमी होने लगती है तो क्या होता है, वाष्पीकरण क्या हो जाते हैं, पूर्णतः बंद हो जाते हैं, जिससे वाष्पोत्सर्जन की क्रिया क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अरे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, रंध्र क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, और रंध्र बंद हो जाएंगे तो क्या होगा, वाष्पोत्सर्जन क्रिया क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी, जिसके कारण पत्तियां क्या होती है, पत्तियों का तापमान बढ़ जाएगा, और तापमान बढ़ जाएगा तो क्या होगा, प्लांट मर जाता है। उस स्थिति में इंफ्रारेड थर्मामीटर से पत्तियों का तापमान मापकर क्या कर देनी चाहिए, सिंचाई कर देनी चाहिए। देखो इसमें जब पौधों में पानी की कमी होने लगती है, जब पौधों में पानी की कमी होने लगती है, जब पौधों में पानी की कमी होने लगती है तो पर्णरंध्र बंद हो जाते हैं, तो पर्णरंध्र
बंद हो जाते हैं, जिससे वाष्पोत्सर्जन की क्रिया बंद हो जाती है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया बंद हो जाती है और पत्तियों का तापमान परिवर्तन होता है। और पत्तियों का वाष्पोत्सर्जन की क्रिया बंद हो जाती है और पत्तियों का तापमान बढ़ जाता है। उस स्थिति में इंफ्रारेड थर्मामीटर से पत्तियों का तापमान ज्ञात कर सिंचाई कर देनी चाहिए। क्लियर? यानी पत्तियों का तापमान मापकर जब पौधे के अंदर या प्लांट के अंदर पानी की कमी होने लगती है तो क्या हो जाएंगे, पर्णरंध्र क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी, जिससे पत्तियों का तापमान क्या होगा, बढ़ जाएगा। उस स्थिति में इंफ्रारेड जो थर्मामीटर है उसकी सहायता से पत्तियों का तापमान मापकर सिंचाई कर देनी चाहिए। यदि इस स्थिति में आपने पानी नहीं लगाया तो हमारी फसल क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। चौथा पॉइंट है फसलों की क्रांतिक अवस्थाओं को देखकर। क्रांतिक मतलब होता है क्रिटिकल स्टेज, यानी हर फसल की ऐसी क्रिटिकल स्टेज होती है, ऐसी क्रांतिक अवस्था होती है, यदि उसके अंदर पानी नहीं लगाया जाए तो हमें बहुत बड़ी उत्पादन में क्या हो सकती है, हानि हो सकती है। जैसे आपको गेहूं की स्टेज बताऊं, क्रांतिक अवस्था बताऊं, CRI स्टेज, क्राउन रूट इनिएशन, यानी शीर्ष जड़ फुटान। यदि उस स्थिति में हमने गेहूं के अंदर पानी नहीं लगाया तो हमें जो टोटल प्रोडक्शन है उसमें काफी कमी आ जाएगी। यानी हर फसल की क्रिटिकल स्टेज अलग होती है। जैसे मक्का की क्रिटिकल स्टेज है कि नरमंजरी बनते समय, यानी उसके अंदर जो मक्का के अंदर जो भुट्टे के अंदर बाल से आती है ना, बाल अच्छे बाल से आते हैं, वो क्या होती है, उसकी क्रिटिकल स्टेज होती है। इसलिए यदि आपकी फसल की क्रिटिकल स्टेज में पानी नहीं दिया है तो हमें फसल को काफी हानि उठानी पड़ सकती है, उसके उत्पादन में काफी हानि हो सकती है। इसलिए अब पढ़ेंगे फसलों की क्रांतिक अवस्थाओं के आधार पर। फसलों की क्रांतिक अवस्थाओं के आधार पर, यानी उनकी क्रांतिक अवस्था देखनी है और पानी हमें लगाना है। देखो इसके बारे में, फसलों में कुछ अवस्थाएं ऐसी होती हैं, फसलों में कुछ अवस्थाएं ऐसी होती हैं फसलों में कुछ अवस्थाएं ऐसी होती है जिन पर पानी की कमी हो जाए
जिन पर पानी की कमी हो जाए तो बहुत ज़्यादा हानि उठानी पड़ती है, तो बहुत ज़्यादा हानि उठानी पड़ती है या हानि होती है, बहुत ज़्यादा हानि होती है। तथा उपज में कमी आ जाती है, तथा उपज में कमी आ जाती है। जैसे जैसे गेहूं में CRH जैसे गेहूं में जैसे गेहूं में CRH यानी ग्राउंड रूट इनिशिएशन, मक्का में नरबंदरी, मक्का में नरबंदरी घोटे बनते समय मक्का में नरबंदरी व घुटने बनते समय कपास में डोडे वाली शाखाएं बनते समय डोडे वाली शाखाएं बनते समय व डोडे बनते समय व डोडे बनते समय। तीसरी बात आ जाएगी आलू में कंद बनते समय, ऊपर ले देता हूं, आलू में कंद बनते समय दलहनी फसलों में फूल एवं फली बनते समय, फूल एवं फली बनते समय ये सारी अलग अलग फसल की अलग अलग क्रिटिकल स्टेज है, अलग अलग क्रांतिक अवस्थाएं हैं। यदि इन स्टेज में पानी नहीं दिया गया तो पानी की क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी और हमें काफ़ी हानि उठानी पड़ेगी, उपज में भी काफ़ी कमी आ जाएगी। इसलिए फसलों की क्रांतिक अवस्थाओं को देखकर सिंचाई कर देनी चाहिए। ये हो गया पौधों के आधार पे सिंचाई कब करें। पहला पॉइंट पढ़ा था पौधों के आधार पर। पौधों के आधार पे 4 पॉइंट पढ़ लिए। पौधे की बाह्य स्थिति को देखकर, पत्तियों का तापमान मापकर और फसलों की क्रांतिक अवस्थाओं को देखकर, और एक पॉइंट था क्या नाम से, पत्तियों का तापमान मापकर। ये सारे 4 पॉइंटों के आधार पर हम फसल के अंदर सिंचाई कर सकते हैं। अब दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे, ये तो पढ़ लिया पौधों के आधार पर, अब पढ़ेंगे मृदा में नमी के आधार पर। मृदा में नमी के आधार पर मृदा में नमी के आधार पर
बढ़ेगी मृदा में नमी के आधार। सबसे पहली बात आपको मैं बताऊं, ये मान लीजिए इस प्रकार की हमारी मृदा है, मान लिया सर मृदा है, क्या ये मृदा है। ऊपर का जो क्षेत्र होता है, ये वाला जो क्षेत्र होता है, ये क्षेत्र होता है फील्ड कैपेसिटी या क्षेत्र क्षमता। नीचे वाला क्षेत्र होता है परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट, यानी स्थायी मुरझान गुणांक। अब ये जो बीच का क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, इसके अंदर वाटर क्या होता है, उपलब्ध जल होता है या अवेलेबल वाटर होता है। यानी इन दोनों के मध्य, क्षेत्र क्षमता के मध्य और स्थायी मुरझान गुणांक के मध्य क्या होता है, उपलब्ध जल होता है। लेकिन आपको पता होगा कि स्थायी मुरझान गुणांक से पहले टेम्परेरी यानी अस्थायी मुरझान गुणांक पाया जाता है। इसके जस्ट ऊपर ये क्या हो गया, अस्थायी मुरझान गुणांक, मुरझान गुणांक, अस्थायी मुरझान गुणांक। अब क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, अरे तापमान बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा तो मृदा की सतह से क्या होगा, जल का वाष्पीकरण होगा। जल का वाष्पीकरण होगा तो क्या नाम से, यहां से क्या जाएगा, पानी जाएगा। यानी मृदा के अंदर जो पानी है वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। और ये पानी का जो लेवल है वो कहां जाएगा, स्थायी मुरझान गुणांक पे आ जाएगा, अस्थायी मुरझान गुणांक पे। और अस्थायी मुरझान गुणांक पे आते ही हमें क्या कर देनी चाहिए, सिंचाई कर देनी चाहिए। यानी कहने का मतलब इस क्षेत्र में क्या आ जाएगी, नमी की कमी आ जाएगी, तो वो पानी का लेवल होगा तो कहां जाएगा, अस्थायी मुरझान गुणांक आ जाएगा। और अस्थायी मुरझान गुणांक में क्या होता है कि पौधा क्या हो जाता है, मुरझा जाता है। यदि इस स्थिति में हमने पानी लगा दिया तो पौधा दोबारा क्या हो जाता है, हरा हो जाता है। यदि इस स्थिति में पानी नहीं लगाया और ये लेवल कहां तक आ गया, स्थायी मुरझान गुणांक तक आ गया, तो क्या होगा, हमारा प्लांट बिल्कुल सूख जाएगा। आ गया समझ, दोबारा समझा देता हूं। मृदा का जो ऊपरी क्षेत्र होता है वो क्या होता है, क्षेत्र क्षमता होता है। नीचे वाला क्या होता है, स्थायी मुरझान गुणांक होता है। और बीच का जो क्या होता है, उपलब्ध जल होता है। अब इसके अंदर फसल लगा रखी है, फसल से वाष्पीकरण, मृदा की सतह से तो वाष्पीकरण और फसल से वाष्पोत्सर्जन क्रिया लगातार होगी, तो इस क्षेत्र में किसकी कमी आ जाएगी, पानी की कमी आ जाएगी। यदि पानी की कमी आएगी तो वाटर लेवल डाउन होगा या नहीं होगा, तो ये यहाँ से क्या स्थायी स्टार्ट होता है, अस्थायी मुरझान गुणांक स्टार्ट होता है। यदि अस्थायी मुरझान गुणांक पे वाटर लेवल आ गया तो प्लांट क्या हो जाएगा, मुरझाने लग जाएगा, पानी बराबर मात्रा के अंदर नहीं पहुंचेगा। यदि पानी बराबर मात्रा के अंदर नहीं पहुंचेगा पौधा मर जाएगा। और यदि उस स्थिति में पानी लगा दिया तो पौधा हरा जाएगा, इसलिए अस्थायी मुरझान गुणांक होता है। और यदि आपने पानी नहीं लगाया, उस स्थिति में सिंचाई नहीं की, तो लेवल आ जाएगा, डाउन हो जाएगा, तो वो क्या कहलाएगा, अरे नीचे डाउन हो जाएगा, तो क्या आएगा, स्थायी मुरझान गुणांक। और स्थायी मुरझान गुणांक किसे कहते हैं, यानी कहने का मतलब पानी लगाने के बाद भी पौधा हरा नहीं होता है। इसलिए मृदा नमी के आधार पर हमें क्या कर देनी चाहिए, सिंचाई कर देनी चाहिए। तो कार्बोनिक स्रोत कैसे कैसे और इसके बारे में लिखो। देखो इसके बारे में, मृदा में उपलब्ध जल की, मृदा में उपलब्ध जल की, उपलब्ध जल की
ऊपरी सीमा, मृदा में उपलब्ध जल की ऊपरी सीमा क्षेत्र क्षमता, ऊपरी सीमा क्षेत्र क्षमता व सबसे निचली सीमा स्थायी मुर्जान गुणांक होती है। स्थायी मुर्जान गुणांक होती है। मुर्जान गुणांक होती है। स्थायी मुर्जान गुणांक होती है और इन दोनों के मध्य प्राप्त जल होता है। इन दोनों के मध्य प्राप्त जल होता है। इन दोनों के मध्य प्राप्त जल होता है। वाष्पोत्सर्जन व वाष्पीकरण की क्रिया के द्वारा धीरे धीरे नमी का ह्रास होता रहता है। नमी का ह्रास होता रहता है। यानी सबसे ऊपरी सीमा क्या है? क्षेत्र क्षमता। सबसे निचली सीमा स्थायी मुर्जान गुणांक। दोनों के मध्य प्राप्त जल होता है। वाष्पोत्सर्जन और वाष्पीकरण की क्रिया क्या हो रही है? लगातार हो रही है। इससे क्या होगा? नमी का ह्रास होता रहता है और अस्थायी म्लानी बिंदु या अस्थायी मुर्जान गुणांक, अस्थायी म्लानी बिंदु की अवस्था आने लगती है। की अवस्था आने लगती है और पौधे मुरझाने लग जाते हैं और पौधे मुरझाने लग जाते हैं और पौधे मुरझाने लग जाते हैं। इस अवस्था पर हमें सिंचाई कर देनी चाहिए। आ गया समझ? मृदा नमी के आधार पे सबसे मृदा की जो ऊपरी सीमा होती है उपलब्ध जल की, वो तो क्या कहलाती है? क्षेत्र क्षमता कहलाती है। और सबसे नीचे की सीमा होती है वो स्थायी मुर्जान गुणांक होता है या स्थायी म्लानी बिंदु होता है। और दोनों के मध्य क्या पाया जाता है? अरे ये तो क्षेत्र क्षमता हो गई और ये क्या हो गया? स्थायी मुर्जान गुणांक। अब इन दोनों के मध्य क्या पाया जाएगा? प्राप्त जल पाया जाएगा। वाष्पोत्सर्जन और वाष्पीकरण की क्रिया लगातार होती रहेगी तो क्या होगा? जो प्राप्त जल है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। लेकिन परमानेंट विल्टिंग पॉइंट से पहले क्या पाया जाता है? अस्थायी मुर्जान बिंदु पाया जाता है। और उस स्थिति में पानी डाउन होगा तो क्या होगा? पौधे मुरझाने लग जाएंगे। यदि पौधे मुरझाने लग जाए तो हमें क्या कर देनी चाहिए? सिंचाई कर देनी चाहिए। ये पढ़ लिया हमने कि फसलों में सिंचाई कब करें। और अब ये पढ़ेंगे कि
फसलों में सिंचाई कितनी करें? ये लो जी, अब अगला टॉपिक पढ़ेंगे फसलों में सिंचाई कितनी करें। फसलों में सिंचाई कितनी करें? अलग अलग फसल की जो वाटर रिक्वायरमेंट है, जल मांग है, वो अलग अलग है। जैसे आपको बता दूं, गेहूं की 450 से 650 mm, गन्ने की बात करें तो 1500 से 2500 mm, यदि कपास की बात करें तो 700 से 1300 mm, यदि मक्का की बात करें तो 500 से 700 mm, आलू की बात करें तो 500 से 700 mm। यानी सबकी जो रिक्वायरमेंट है, फसल की जो जल मांग है, वो सबकी क्या है, अलग अलग है। और इस जल मांग के आधार पर ही हमें क्या करनी है, फसलों के अंदर सिंचाई करनी है। यदि हम आवश्यकता से अधिक जल लगा देंगे तो हमारी फसल में हानि हो जाएगी और हमें उपज में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। इसलिए देखो, इसमें फसल उत्पादन में देखो, फसल उत्पादन में सिंचाई के समय का जितना महत्व है, सिंचाई के समय का जितना महत्व है, सिंचाई के समय का जितना महत्व है, उतनी क्या है कि सिंचाई कितनी मात्रा में करें, उतना ही सिंचाई की मात्रा का है, उतना ही सिंचाई की मात्रा का है। यानी फसल उत्पादन में सिंचाई कौन से समय में करें, उतना ही सिंचाई की मात्रा का महत्व है। आगे देखो, फसल में कितनी सिंचाई करें, फसल में कितनी सिंचाई करें और एक सिंचाई में कितने जल की मात्रा दी जाए, और एक सिंचाई में कितनी जल की मात्रा दी जाए, और एक सिंचाई में कितने जल की मात्रा दी जाए, कितने जल की मात्रा दी जाए, यह जानना अति आवश्यक होता है। यह जानना अति आवश्यक होता है। विभिन्न फसलों में सिंचाई की संख्या विभिन्न फसलों में सिंचाई की संख्या, समय, विभिन्न फसलों में सिंचाई की संख्या, विभिन्न फसलों में सिंचाई की संख्या, जलमांग, सिंचाई की संख्या, जलमांग निम्नानुसार सारणी में दी गई है। निम्नानुसार सारणी में
दी गई है। एक तरफ लिखो फसल का नाम, एक लिखो जल की मात्रा। फसल का नाम, दूसरी तरफ लिख लो जल की मात्रा mm, जल की मात्रा mm। धान की हो गई 900 से 2500 ml, गन्ने की हो गई 1500 से 2500 ml, कपास की हो गई 700 से 1300 ml पर लिख देता हूं। मक्का की हो गई 500 से 700 ml, मक्का की हो गई 500 से 700 ml, मूंगफली की हो गई 500 से 700 ml और गेहूं की हो गई 450 से 650 ml। यानी फसलों में सिंचाई कितनी करें? फसल में सिंचाई का जितना महत्व है उतना ही सिंचाई के समय का जितना महत्व होता है उतना ही सिंचाई की मात्रा का होता है। और इस बात को जानने के लिए हमारे लिए अति आवश्यक है। यदि अपन कम ज़्यादा सिंचाई कर देंगे तो उपज में गिरावट आ जाएगी, फसल गड़ जाएगी। इसलिए फसलों के अलग अलग फसलों की जो जल रिक्वायरमेंट है, जो जल मांग है, वो क्या है? अलग अलग है। इसलिए धान की फसल की जो जल मांग है वो 900 से 2500, गन्ने की है वो 1500 से 2500, और जो कपास की है वो 700 से 1300, और जो मक्का है उसकी क्या है? 500 से 700, और जो मूंगफली है उसकी क्या है? 500 से 700, और गेहूं की क्या है? 450 से 650। अब हम कल की जो वीडियो है उसमें अपन पढ़ेंगे कि क्या नाम से सिंचाई की विधियां। आज अपन ने क्या क्या पढ़ लिया? सिंचाई के बारे में पढ़ लिया, और सिंचाई के ऑब्जेक्टिव पढ़ लिए, उद्देश्य पढ़ लिए। यानी सिंचाई किसे कहते हैं? 2 चीजों का ध्यान रखना है, पौधे की वृद्धि और मृदा में पर्याप्त नमी बनाए रखने के लिए जो कृत्रिम तौर से, आर्टिफिशियल तौर से जो जल दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? सिंचाई कहते हैं। ऑब्जेक्टिव पढ़ लिए। ऑब्जेक्टिव क्या क्या पढ़ लिए? पाले से बचाने के लिए, अनुकूल परिस्थितियां बनाने के लिए, पौधों की उचित वृद्धि और मृदा में पर्याप्त नमी बनाए रखने के लिए, मृदा में पाए जाने वाले हानिकारक लवणों को अपचालन के द्वारा जड़ क्षेत्र से नीचे पहुंचाने के लिए। ये सारे क्या है? उद्देश्य है किसके? फसल के। फिर उसके बाद में अपन ने पढ़ा कि सिंचाई कैसे करें। 2 चीजों के बारे में पढ़ा। 2 के आधार पर सिंचाई करेंगे, एक तो पौधे के आधार पर, दूसरा मृदा नमी के आधार पे। पौधों के आधार पर अपन ने 4 पॉइंट पढ़ लिए। कौन कौन से? पहला पॉइंट तो अपन ने यही पढ़ा था कि पौधे की बाह्य स्थिति को देखकर, दूसरा पत्तियों का तापमान मापकर, और जो तीसरा है कि क्या नाम से फसलों की क्रांतिक अवस्थाओं को देखकर। इन सारी चीजों को देखकर हम पौधे के अंदर सिंचाई कर सकते हैं। दूसरा पढ़ा था हमने मृदा नमी के आधार पे। मृदा की ऊपरी सतह पे क्या पाए जाते हैं? क्षेत्र क्षमता सीमा पाई जाती है, नीचे भी पाया जाता है परमानेंट मेल्टिंग पॉइंट, और दोनों के मध्य जो होता है वो अवेलेबल वाटर होता है, प्राप्त जल होता है।
प्लांट मृदा के अंदर से वाष्पीकरण और प्लांट से वाष्पोत्सर्जन की क्रिया लगातार होगी, पानी की कमी आएगी। तो परमानेंट मेल्टिंग पॉइंट से पहले क्या होता है, अस्थायी मुरझान गुणांक। पानी की कमी आते ही पानी का लेवल कहाँ जाएगा, अस्थायी मुरझान गुणांक पे आ जाएगा और क्या नाम से पौधे मुरझाने लग जाएंगे। उस स्थिति में क्या कर देनी चाहिए, सिंचाई कर देनी चाहिए। अब इसके बाद में अपन ने ये पढ़ाई सिंचाई कितनी करें ये भी जानना जरूरी होता है। सिंचाई का जितना समय का महत्व होता है उतना ही उसकी मात्रा का भी महत्व होता है, ये हमारे लिए जानना अति आवश्यक होता है। और अलग अलग फसलों की जलमांग क्या होती है, अलग अलग होती है, जो ये सारणी के द्वारा भी बताई गई है। धान की 900 से 2500, गन्ने के 1500 से 2500, कपास की 700 से 1300, मक्का की 500 से 700, मूंगफली की 500 से 700 और गेहूं की 450 से 650। अब हम कल पढ़ेंगे सिंचाई की विधियां। धन्यवाद।